आपको बता दें, पतंजलि और निम्स यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जयपुर के भांकरोटा थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वकील बलराम जाखड़ और अंकित कपूर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। पतंजलि और निम्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो वहीं डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी मामला दर्ज करवाया है। तो वकील बलराम जाखड़ और अंकित कपूर ने यह मामला दर्ज करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एएनबी न्यूज के खबर का असर जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिला है। कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव और निम्स यूनिवर्सिटी पर अब केस जो है वह दर्ज हो चुका है। एएनबी न्यूज ने कल रात से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब एएनबी न्यूज की खबर का असर जो है वो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा किया था योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही साथ निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर एंड चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने, और अब इस मामले पर मुकदमा जो है वह दर्ज किया गया है। डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी मुकदमा दर्ज किया गया है। भांकरोटा थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, दावे के बाद बिना परमिशन के यह दावा जो है वह किया जा रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बाबा रामदेव ने बिना परमिशन के ट्रायल किया और अब राजस्थान सरकार जो है वह हरकत में आई। पतंजलि के दावे के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई है और उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के यह ट्रायल किया गया था। तो एएनबी न्यूज ने भी यह कहा था कि यह ट्रायल नहीं, यह फ्रॉड है और अब इस पर संज्ञान लेते हुए मामला जो है वह दर्ज हो चुका है। इसके पहले हमने आपको यह भी बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आयुष मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को आईसीएमआर और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा के ट्रायल के लिए परमिशन को लेना चाहिए था, लेकिन बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया, जो कि गलत है। और एएनबी न्यूज ने बुलंद आवाज करते हुए यह बात कही थी और अब एएनबी न्यूज की खबर का असर जो है वह नजर आ रहा है और अब कानूनी कार्रवाई की बात जो है वह सामने आ रही है। और इस वक्त न्यूज रूम से लाइव एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, पतंजलि के दावे के बाद हरकत में राजस्थान सरकार यहां पर आती हुई नजर आ रही है और एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे चंद्रशेखर त्रिशूल जी। देखिए लक्की, जब देश में सभी चैनलों पर लाइव हुआ, कहीं कोई कुछ नहीं बोला और सबसे पहले एएनबी न्यूज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जो कहीं आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी, सबसे पहले देश में इस खबर को चलाने वाला एएनबी नेशनल न्यूज चैनल एएनबी ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अब एएनबी दोबारा देश में सबसे पहले ये खुलासा करने जा रहा है कि राजस्थान के जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहां पर गांधीनगर थाने में डॉक्टर संजीव गुप्ता ने और भांकरोटा थाने में एडवोकेट बलराम जाखड़ और अंकित कपूर ने निम्स और पतंजलि के खिलाफ राजस्थान अध्यादेश महामारी अधिनियम अध्यादेश 2020 में मुकदमा दर्ज करवाया है। जिस तरह की अनियमितता, जिस तरह के आरोप कोरोनिल पर लग रहे थे, जिस तरह एक हिडन एजेंडे के तहत लॉन्चिंग की गई थी, तो यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब शिकंजा धीरे धीरे कोरोनिल पर कसता जा रहा है और कोरोनिल को जिन्होंने लॉन्च किया था, निम्स और पतंजलि, अब शक के घेरे में आ गए हैं। इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर एडवोकेट बलराम जाखड़ और एडवोकेट अंकित कपूर ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत 2020 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी स्वयं मुकदमा दर्ज करवाया है और जल्द ही ऐसी सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि राजस्थान सरकार भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं। अब शिकंजा कसता जा रहा है, जो एक कहीं सरकार को गुमराह करते हुए, इस राजस्थान की सरकार को भी इसकी सूचना नहीं थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को लगातार गुमराह किया गया और एक जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसको वायरस किलर कह के लॉन्च किया गया। निश्चित रूप से अब शिकंजा कस रहा है और रामदेव और डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर
निम्स और पतंजलि दोनों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। दोनों की आने वाले समय में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जी, चंद्रशेखर जी, आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुप्ता जी, निम्स में ट्रायल की बात सामने आई और अब केंद्रीय आयुष मंत्री का बयान भी सामने आया और उनमें कहा गया कि पतंजलि ने किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए सर, ऐसा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि और निम्स मेडिकल के डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर और आचार्य बालकृष्ण जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताया कि उन्होंने कोरोनिल नाम की दवा का आविष्कार किया है, जो कोरोना बीमारी को पूरी तरह नष्ट कर देती है। यानी कि उन्होंने दावा किया है कि वो बीमारी का इलाज 100% कर देती है। जब आयुष मंत्री का आज बयान आया कि उन्होंने इस तरह की कोई परमिशन उनको नहीं दी है और ना ही इन्होंने किसी को इस तरह के दस्तावेज सौंपे हैं, मैंने गांधीनगर थाने में इस बाबत एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कर ली है। मेरा इतना सा निवेदन है, मैं एक तो आयुर्वेद का कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आयुर्वेद का विरोधी है। ये दवा या तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा आयुष मंत्रालय भारत सरकार का इसको लगातार कई सालों से दे रहा है और ये इम्यूनिटी बूस्टर दवाई है। पर कोरोना के नाम से इसको दवाई को बेचा जाना सर्वथा अनुचित है। इसमें हमारे जो इंडिया के 3 एक्ट हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक संजीव जी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट जो है उनकी ओर से यह भी आयुष मंत्रालय को तमाम जानकारी दी गई कि क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च यानी कि निम्स यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल किया गया और उन्होंने हर नियम का पालन किया। उनकी तरफ से यह बातें भी कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये बयान मैंने कल मीडिया में पढ़ा रात को, आज भी पढ़ा उसको। देखिए मेरी एक बात सुनिए, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल थेरेपी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर हिंदुस्तान ने बाकायदा नियम, कानून, पॉलिसी बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमको एथिक्स कमेटी के माध्यम से वहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद वो उसको परमिशन देते हैं। फिर परमिशन के बाद जो ड्रग ट्रायल थेरेपी है जिन पर की जा रही है उसका रिजल्ट वहाँ सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद ये सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसको परमिशन मिलती है। और फिर आईसीएमआर, क्योंकि इस वक्त पेंडेमिक एक्ट पूरे भारत में लगा हुआ है और बीमारी कोरोना वायरस की पेंडेमिक होकर फैली हुई है, तो इसमें चाहे भले ही कोई भी रिसर्च आए, इसकी घोषणा आईसीएमआर ही करेगा कि यह दवाई उचित है या अनुचित है, क्योंकि आईसीएमआर ने अभी तक इसको प्रूव नहीं किया है। पहली बात, इसमें क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ये 3 एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्होंने पालन नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब आयुष मंत्रालय ने इनको मेल किया, नोटिस दिया, तो इन्होंने अपना जवाब सबमिट किया है। आप जरा देखें उस जवाब को, मेल से इन्होंने जवाब दिया है और उसको अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है कि हमने आयुष मंत्रालय को यानी कि सीटीआरआई को जवाब दे दिया है। और उस जवाब में पेन से लिखा है 7 PM मेल पर। देखिए आप जरा, तो मुझे बताइए कि मेल पर पेन से 7 PM दिनांक 23 जून लिखने की आवश्यकता है? मेल जब हम भेजते हैं ऑटोमेटिक टाइम आता है उसमें। और जो सीटीआरआई संस्था है यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, उसका काम परमिशन देना नहीं है, उसका काम तो केवल इतना है कि वो केवल सूची और रिकॉर्ड को उपलब्ध कराता है, बस। तो इसलिए इन्होंने आपदा अफसर ढूंढ के
इन्होंने बिल्कुल आयुष मंत्रालय का बयान आया है, ड्रग कंट्रोलर का बयान आया है डॉक्टर कि संजीव जी, इन्होंने इस बीच हमारे पास वो लेटर भी है जो निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जारी किया गया, उसमें तमाम बातें कही गई है। पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को जो जवाब दिया उसके मुताबिक राजस्थान में जो ट्रायल हुआ उसके बारे में उन्होंने मंत्रालय को जानकारी दी है, और जो लेटर है वो 2 जून को निम्स राजस्थान ने इस संदर्भ में मेल किया है। फिर मंत्रालय ने दवा के ट्रायल की जानकारी होने का दावा नहीं किया। ये किस तरह की बातें सामने आ रही है? देखो सर, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमने किसी भी विभाग को कोई जानकारी दी हिंदुस्तान में, लेकिन उनको परमिशन तो नहीं मिली ना। क्या उनको किसी मंत्रालय ने क्लिनिकल ड्रग ट्रायल थेरेपी की परमिशन दी है? मैंने आज जेडीए, नगर निगम, डीडीए में, मान लो किसी भी अथॉरिटी में किसी भी बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराने के लिए एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन अप्रूवल नहीं मिली मेरे को, तो क्या मेरा नक्शा पास हो गया? आयुर्वेदिक फॉर्मूलों पर जो दवा बनती है उस पे हम कन्नी काट दें, ये क्या सही है? नहीं, आयुर्वेदिक ये दवा ऑलरेडी हिंदुस्तान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, सारी सरकारों ने इस दवा को ऑलरेडी बाकायदा काढ़ा बना के जनता को, मैं आयुर्वेद बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा का उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर दिया जाता रहा है। अब इसमें कोई नई बात अगर जोड़ी है तो वो ये जोड़ी है कि कोरोना वायरस को खत्म कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने जो कोरोना पीड़ित मरीजों पर जो इन्होंने ट्रायल किया है, पहली बात, क्या वो मरीज लक्षण युक्त थे? यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों में किया गया जिनमें कोरोना वायरस के जो लक्षण थे उनमें इन्होंने ट्राई किया है। सर, 2 बात होती है, कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव होना और कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट पर, यानी गंभीर मरीजों पर, इस दवाई का कोई उपयोग, जैसा कि हम देख रहे हैं, नहीं किया गया है। केवल क्योंकि कोरोना वायरस में तो वैसे भी आप देखेंगे ना तो 3% डेथ रेट है टोटल, 97% पेशेंट बचते हैं हिंदुस्तान में, देख लो आप आज की तारीख में। और 3% जो भी डेथ है वो कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि 97% मरीज तो बढ़ते हैं वैसे वैसे, और 70%, 80% टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं होते हैं। आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो किन आधारों पर, बिना परमिशन और बिना किसी मापदंड के जो ट्रायल किया गया है उसके आधार पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया? और आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से मामला जो है वो दर्ज हो गया है, ऐसे में निम्स यूनिवर्सिटी जो है, क्या उनका जो जवाब आएगा उस पर आप संतुष्ट होंगे? कब तक उनको जवाब देने को कहा गया है? मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि किसी बात की सूचना देना का मतलब परमिशन प्राप्त करना नहीं है। इन्होंने कल रात को मेल किया है और मेल करके सूचना दी है कि हमने ये किया, लेकिन इन्होंने परमिशन अभी तक आपको और मुझे किसी को नहीं दिखाई है। अब कानून अपना काम करेगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में या ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में किसी भी दवाई का विज्ञापन करना भी अपराध है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट बना हुआ है जिसमें अगर कोई एलोपैथी का डॉक्टर है वो होम्योपैथिक या आयुर्वेद की रिसर्च नहीं कर सकता, उसकी दवाई तक नहीं लिख सकता। कोई होम्योपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद की दवाई नहीं लिख सकता और एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद की रिसर्च कैसे कर सकता है? डॉक्टर संजीव जी, आपसे ये भी यहां पर जानना चाहेंगे, कौन सी धाराओं में यह मुकदमा जो है, मामला जो है वह दर्ज किया गया है? सर, अभी एसएचओ अनुसंधान कर रहे हैं, जो गांधीनगर एसएचओ है वो अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और इंडियन मेडिकल एक्ट में इतने सारे प्रावधान हैं। अगर इन प्रावधानों की पालना होती है तो कम से कम 7 साल की सजा है, पर चूंकि आपदा में अवसर प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को, 135 करोड़ जनता को लूटने के लिए एक इम्यूनिटी वर्धक दवाई का, जो इम्यूनिटी बढ़ाने, इम्यूनिटी बूस्टर डोज है, जो उसको कोरोना के नाम से प्रचारित किया गया है, यही इनका एक अपराध है। क्योंकि कोरोना वायरस का उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है एप्लीकेशन में। इन्होंने ज्वर और खांसी में उपयोग आने वाली दवाई के नाम से परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है। सर, इन्होंने, ये वहां का उत्तराखंड के ड्रग एंड कंट्रोलर का आज बयान है। ठीक है। हेलो जी जी संजीव जी, अपनी बात रखिए आप जी। तो इतना ही निवेदन है कि कानून अपना काम करेगा और हम कानून बिल्कुल, अब मैं फिर बोल रहे हैं, हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, हम कोरोना वायरस की कोई भी दवाई का स्वागत करेंगे,
लेकिन इसकी जो इन्होंने लॉन्चिंग की प्रक्रिया करी है या जो इन्होंने अवैध काम किया, हमें जो गैर कानूनी है, हिंदुस्तान में आयुष मंत्रालय ने 147 पेज की क्लिनिकल ड्रग ट्रायल थेरेपी की पॉलिसी बना रखी है। आप डालेंगे गूगल पे तो आपको क्लिनिकल ड्रग ट्रायल थेरेपी, आयुष मंत्रालय ने उस गाइडलाइन की पालना नहीं करी है। ठीक है डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। पतंजलि ने पहले दावा किया, उसके बाद एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आपसे जानना चाहेंगे अब हरकत में शासन, प्रशासन और सरकार नजर आ रही है और अब इस पर जो मुकदमा है वह भी दर्ज हो गया है। क्या लगता है आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है निम्स यूनिवर्सिटी पर या फिर पतंजलि पर और बाबा रामदेव पर? देखिए, मैं एक जानकारी आपको अभी उपलब्ध करा देना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी है उसने भी नोटिस भेज दिया है निम्स, पतंजलि और निम्स को। ये मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। रामदेव और बलबीर सिंह तोमर, निम्स और पतंजलि ने जिस तरह लॉन्चिंग की थी कोरोनिल की और सरकार से छुपाकर कहीं अपना एजेंडा रखा था, मॉडस ऑपरेंटी कहीं सरकार पर इजहार नहीं की थी। अब परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही। जिस तरह नोटिसों की बाढ़ आई हुई है, सरकार पूरी तरह जाग कर, सजग होकर अब एक्शन मोड पर है और जवाब देना होगा। जिस तरह लगातार जो लॉन्चिंग हुई और जिस तरह गुमराह हुआ प्रशासन, कहीं सरकार को बताया नहीं गया और जिस तरह डॉक्टर संजीव गुप्ता बता रहे थे कि टाइम भी नहीं बताया गया। गांधीनगर में और भांकरोटा में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार कहाँ किस किस तरह से एक्शन मोड पर आती है। राजस्थान सरकार भी मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रही है। वहीं आयुष मंत्रालय से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या नोटिफिकेशन जारी होता है, किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि जब सब तरफ से कार्रवाई होगी तो आयुष मंत्रालय को ही जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि उसने जिस तरह नोटिस जारी किया है तो नोटिस की आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पतंजलि है और निम्स है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो हिडन एजेंडे के तहत लॉन्चिंग की थी अब वो विवादों के घेरे में आ गई है और कानूनी शिकंजा उसके ऊपर पूरी तरह कस गया है। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं जो लॉन्चिंग है वो विवादों के घेरे में नजर आ रही है और इस लॉन्चिंग में जो तस्वीरें भी तमाम दर्शकों ने देखी और हमने भी देखी कि किस तरह से बाबा रामदेव और आचार्य जी हैं और उनके ठीक पास में बलबीर सिंह तोमर मौजूद हैं। और क्या आपसे जानना चाहेंगे, अगर राजस्थान के जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो क्या ये वही बलबीर सिंह तोमर है जिनके खिलाफ दुष्कर्म मामले में ये दोषी पाए गए थे? देखिए, लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले रांची, झारखंड में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद फिर जयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। निम्स यूनिवर्सिटी पर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। भामाशाह योजना में भी जो एक कहीं इनको नोटिस मिला था और कहीं जो इनका कार्यकाल था वो उसको सस्पेंड किया गया था, बाद में उसको सुचारू किया गया। तो निश्चित रूप से कहीं अब जांच होगी और ये भी जांच का विषय है कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कितनी बार उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया या लैब में जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था उसमें कितनी बार संवाद हुआ और किस तरह उसकी देखरेख की गई। अगर आप दुनिया की महामारी से लड़ने की दवा बनाने का दावा कर रहे हैं तो आपकी सजगता कितनी थी, इन तमाम दावों की जांच होगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह ये जो मामला उलझता जा रहा है कहीं इसकी सीबीआई जांच की मांग भी हो जाए या इस तमाम कानूनी कार्रवाई है उससे रूबरू होना पड़े निम्स और पतंजलि को। साथ ही आपसे चंद्रशेखर जी ये भी जानना चाहूंगा, क्या अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है वो भी अब विवादों में घिरते हुए नजर आएंगे? क्या उन पर भी किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखिए, जो तीनों ही चेहरे हैं वो लगातार विवादों का सामना करते रहे, विवादों से घिरे रहे हैं। लेकिन अब जो ये विवाद है, महामारी से लड़ने के लिए आप मानवता को नज़रअंदाज करके जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, कॉमर्शियल जो एक आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण है उस पर कहीं हावी रहते हैं, उसको कहीं सिरमौर रखते हैं। तो निश्चित रूप से अब ये जांच के दायरे में है और जिस तरह लगातार नोटिसों की बाढ़ आ रही है, जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट जो जिम्मेदार जो तंत्र है जो भी इससे जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्रवाई होना बाकी है। तमाम निगरानी जिस तरह की स्वास्थ्य मंत्रालय बनाए हुए है, अब देखना ही होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर क्या कदम उठाता है। ये तमाम चीजें अब संदेह के घेरे में, निगरानी के घेरे में है। कोरोनिल, निम्स और पतंजलि तीनों पर अब लगातार शिकंजा सरकार का कसता जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर तो पूरी तरह से अब रोक लगा दी है, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से तीनों लोगों की आपने बातें कही, तीनों आरोपितों ने क्या लगता है साजिश करके आयुष मंत्रालय सहित कहीं ना कहीं देश को भी धोखे में रखने का काम किया है? क्या
इससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जिस तरह हम दिन में हम 1 बजे बात कर रहे थे, तब भी एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं जो रिसर्च टीम का हिस्सा है सवाई मानसिंह अस्पताल, जिनकी पूरी टीम ने देश में नाम रोशन किया है। उन्होंने खुद कहा कि इस तरह का अगर कोई हम रिसर्च करते हैं, इस तरह का क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तमाम चीज़ें साझा की जाती है मरीज से। अगर वो मरीज से साझा की गई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई हैं, तो निश्चित रूप से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं जाँच के दौरान इनको प्रस्तुत करनी होगी। निम्स को, पतंजलि को उसका जवाब देना होगा। जो तमाम जो सवाल किए जाएंगे, जो डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए उनको जवाब देना होगा। जिम्मेदारी से अगर जवाब दिया तो कहीं राहत कोई मिलेगी, अगर नहीं दिया तो निश्चित रूप से शिकंजा कसेगा और कानून क्या कार्रवाई करेगा ये कानून के हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश कहीं गुमराह हुआ है और लगातार जो दवा बनाने का दावा किया गया है, वो दवा का दावा अब कहीं संदेह के घेरे में आ गया है, उसकी प्रमाणिकता खतरे में आ गई है और कहीं पतंजलि की साख को भी इससे बट्टा लगा है। रामदेव खुद लगातार कई बार विवादों में आए, कई दवाइयां उनकी सैंपल उनके फेल हो गए, लेकिन ये जो विवाद है अब इससे शायद ही उनका मुश्किल से पीछा छूटे, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में एक कहीं आप उपलब्धियों के लिए, एक श्रेय लेने के लिए काम करते हैं, उसके पीछे आपका क्या एक मंतव्य है, क्या आपका इंटेंशन है, मॉरल है, ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में वॉच की जाती हैं, पूरे देश में वॉच की जाती हैं। निश्चित रूप से अब जो भ्रम टूटा है कई लोगों का पतंजलि से, निम्स की जिस तरह भूमिका खुलकर सामने आई है, संदेह के घेरे में है, कोरोनिल बनाने का दावा करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर को वायरस किलर कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें जिन पर जांच होनी है और जिनके जवाब निम्स और पतंजलि को देने हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से मंत्रालय ने तमाम आदेश दिए हैं, क्या लगता है उन आदेशों का पालन करते हुए जो सारे साक्ष्य हैं निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा, पतंजलि द्वारा अगर सामने रखे जाते हैं, जिस तरह से दावे को लेकर हर जानकारी जो है उनके पास वो अगर पेश की जाती है, तो क्या कुछ इसमें दिलचस्प मोड़ नजर आ सकता है? देखिए लोकेश, जिस तरह आपको बताना चाहते हैं, अगर इनकी मंशा साफ होती तो इस तरह का विवाद नहीं आता। आप मॉडस ऑपरेंडी जब तय करते हैं तब सरकार को इससे आगाह करना चाहिए था। राजस्थान सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। जब किसी भी को जानकारी नहीं थी, WHO और ICMR को आपने इग्नोर किया, तो निश्चित रूप से ये तो आपराधिक कृत्य है और आपके मन में कहीं ना कहीं एक व्यापारिक दृष्टिकोण था, मानवीय हितों का दृष्टिकोण नहीं था। अगर मानवीय हितों का दृष्टिकोण होता, आप सरकार से संवाद कायम करते, स्थानीय सरकार से संवाद कायम करते, राजस्थान सरकार से कहते, केंद्र सरकार से कहते, इतनी बड़ी देश की कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, उसको ये कहना चाहिए था हम ये दवा लॉन्च कर रहे हैं, इस दवा का आविष्कार कर रहे हैं, इससे भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कोरोना की रोकथाम हो सकती है। लेकिन आप सब जगह मौन रहे, चुप रहे, तो निश्चित रूप से कोई हिडन एजेंडा था जिसकी तलाश अब इन नोटिसों में हो रही है। और कहीं ये जो थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, इसका जवाब देने से इसकी जांच पूरी होगी, इसकी तलाश कहीं जो सच है वो कहीं निकल कर सामने आएगा। किशोर जी, एक आपसे यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से मुकदमा दर्ज हो गया और अब आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अगर हम कल रात की बात करें तो हमारे ANB न्यूज के स्टूडियो में भी कहीं ना कहीं वकालत हो रही थी सच सामने लाने की और जद्दोजहद हो रही थी कि सच है वो सामने निकल कर आए। उस पर आप भी लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना बड़ा योगदान रहा ANB न्यूज का? देखिए, निश्चित रूप से देश में सबसे पहले खुलासा करने वाला चैनल ANB न्यूज, जिसने मामले को प्रमुखता से उठाया और जिम्मेदारी अपनी समझी, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी, कोरोना के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। ANB न्यूज ने समझा कि जब कोई नहीं बोल रहा है पूरे देश में तो हमें बोलना चाहिए, और ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिस पर सरकार का एक्शन हो चुका है, सरकार बोल चुकी है, और ANB न्यूज ने जब से बोला और जब से ANB न्यूज ने इस खबर की शुरुआत की, लगातार प्रमुखता से उठाता रहा। इसके बाद जिस तरह की कार्रवाई सामने आई है, अब पूरे देश की आंखें खुल चुकी है कि कहीं देश को कोरोनिल के नाम पर गुमराह किया गया, और जिस तरह मुकदमा दर्ज हो रहा है, जांच के दायरे में कोरोनिल आ गई है, कहीं पतंजलि आ गई है, निम्स आ गया है, तो अब देश को सच पता चल चुका है। जो ANB न्यूज बोल रहा था लगातार कि इसके पीछे कुछ सच है, वो सच कहीं अब तलाशा जा रहा है। पूरे देश की आंखें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये सच क्या है। जो निम्स और पतंजलि ने कोरोनिल को लॉन्च किया था, इम्यूनिटी बूस्टर था, और उसको कोरोना किलर कह दिया, उसको वायरस किलर कह दिया। तो अब जांच होगी, आगे तमाम तथ्य सामने आएंगे और खुलासे भी होंगे इस पर। नहीं चंद्रशेखर जी, कोरोना को लेकर और कोरोनिल दवाई को लेकर जो कुछ भी ये बवाल हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने भी अपनी चुप्पी को साध रखा है। उनके इस चुप्पी को क्या कुछ समझा जा सकता है?
देखिए उन्होंने चुप्पी नहीं साध रखी है, लेकिन वो देख रहे हैं वक्त का तकाजा क्या है और मुझे किस तरफ स्टैंड लेना है। कहीं अगर बाबा रामदेव को ये लगता है कि पतंजलि को कहीं नुकसान हो रहा है या कहीं उसकी साख को बट्टा लग रहा है, साख को बट्टा तो लग चुका है, तो वो कहीं भेंट चढ़ा सकते हैं निम्स डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को और कहीं अपने आचार्य बालकृष्ण को दांव पर लगा सकते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हैं कि इनकी देखरेख में ये हुआ था और अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, पतंजलि को उससे साफ कर सकते हैं। लेकिन मामला ऐसा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं रामदेव को लग रहा है अब कि मामला उलझ चुका है, ये पेच फंस चुका है और इस पेच से कैसे निकलना होगा इसकी तरकीब या इसका कोई जुगाड़ उनके पास भी नहीं है। इसलिए शायद ये मौन उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगाई और लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की दवाई का एक तरह से दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने इस कोरोनिल दवा के लॉन्च पर दावा किया कि इस दवा ने 100% रिकवरी के नतीजे सामने लाए हैं। यह दवा 7 दिन में 100% रिजल्ट देती है। उसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि दवा के लिए अप्रूवल और ट्रायल जो हैं वो किए गए हैं और यह सारा काम जो है निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया। उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में 280 लोगों को शामिल किया गया जो कई जगहों से आए थे। आपको बता दें, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि अब जो आयुष मंत्रालय है उसने ये आदेश दे दिए हैं कि उनके सामने तमाम जो साक्ष्य हैं वो रखे जाएं और दवा को लेकर हर जानकारी जो है उनके सामने रखी जाए। तमाम पेपर्स जो हैं वो भी यहां पर जमा किए जाएं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है, क्या यह संभव है कि निम्स में जिस तरह से दावा किया जा रहा है ट्रायल हुआ और जयपुर के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी तक नहीं मिलती है? हकीकत क्या कुछ नजर आती है इसमें? देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, पूरे देश में सबसे पहले पुष्टि कर रहा है इस बात की कि लगातार जिस तरह का कम्युनिकेशन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के बीच में बना हुआ था, उससे यह कहना असंभव है। हो सकता है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ना हो। जिस तरह का जो विवाद अभी राजस्थान में सियासी जो एक विवाद चल रहा था, उसके चलते जानकारी राजस्थान में मुख्यमंत्री को ना हो पाई हो। लेकिन एएनबी न्यूज पुष्टि कर रहा है बार बार इस खबर की कि यह कम्युनिकेशन था डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर में, कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन था। तो निश्चित रूप से बात छुपी कैसे रह गई, ये भी एक जांच के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय सरकार को, राज्य की सरकार को पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, एक ऐसा संस्थान है जो पूरी दुनिया जिस महामारी से लड़ रही है उस दवा को बनाने की कोशिश कर रहा है, उस दवा का आविष्कार कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके तमाम आविष्कार के जो राज्य की सरकार है उसको खबर नहीं होती है और सीधी लॉन्चिंग होती है। तो निश्चित रूप से कहीं राज्य सरकार के लिए भी एक जांच का विषय है कि कैसे सरकार में यह हुआ, कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय सजग था, कैसे लगातार कम्युनिकेशन था, बावजूद इसके मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हुई। मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी लेनी चाहिए, अपने विश्वस्त सूत्रों से पता करना चाहिए कैसे सरकार में कहीं बीच में एक बहुत बड़ा गहरा एक गैप रह गया कि स्वास्थ्य मंत्री और कम्युनिकेशन करते रहे लेकिन बावजूद इसके सरकार को पता नहीं चला। और एक उनके यहाँ का मेडिकल कॉलेज और संस्थान देश में दावा करता है, दुनिया में दावा करता है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, क्लिनिकल ट्रायल कर दिया है। लेकिन जिस तरह राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आई है, यह राजस्थान सरकार की काबिल तारीफ है कि राजस्थान सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता से जो अपने नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जान की सुरक्षा के लिए तत्पर होते हुए मुकदमे की बात कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को लगता है कि मामला गंभीर है और जो देश में दावा किया गया है उस दावे पर जब सवाल उठ रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की बनती है और उस स्थानीय सरकार ने मुकदमे की बात कही है। और जिस तरह राजस्थान में मुकदमा दर्ज हुआ है भांकरोटा में और गांधीनगर में, तो निश्चित रूप से अब खुलासा होना है, सच सामने आना है और ये सच क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में राजस्थान सरकार भी है, निम्स यूनिवर्सिटी भी है, पतंजलि की भी है। और अगर निम्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पहले भी कई बार विवादों में फंस चुकी है और पहले भी कई तरह से फर्जीवाड़े के जो खुलासे हैं निम्स यूनिवर्सिटी से लगातार सामने आए। और ऐसे में पतंजलि का निम्स यूनिवर्सिटी को इस तरह से चुनना, यह भी कहीं ना कहीं विश्वास के आधार पर सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। और कैसे बातें सामने आई और कैसे ये एक इसकी रूपरेखा तैयार की गई, तमाम चीज़ें जिन पर जांच होनी है, तमाम चीज़ें जो सच का खुलासा होना है, आने वाले समय में सच सामने आएगा। कोरोनिल की जो विश्वसनीयता है वो कहीं लोगों से खत्म हो चुकी है।
और कोरोनिल बनाने वालों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ चुकी है, जांच के दायरे में आ चुकी है। तो निश्चित रूप से अब ये देखना होगा कि सरकार जो कह रही है, सरकार जो जांच का मुद्दा उठा रही है, सरकार ने जो नोटिस जारी किए हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं और उन पर क्या जमीनी कार्रवाई होती है और कानून का शिकंजा इनके ऊपर कितना कसता है। क्योंकि जिस तरह कानून का उल्लंघन किया है, निश्चित रूप से अपराध का एक मानसिकता हो सकती है कि आप अपराध को बहुत बार देख चुके होते हैं तो आप अपराध को नजरअंदाज कर देते हैं, आपको लगता है अपराध कुछ नहीं है और नियमों की अनदेखी करने से कहीं हम अपने प्रभाव से बच जाएंगे। लेकिन इस बार प्रभाव धराशायी हो गया है। देश की सबसे बड़ी कंपनी पतंजलि मेडिकल इंस्टीट्यूट वो निम्स जांच के घेरे में आ गए हैं और कहीं उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। नोटिस विश्वसनीयता जारी पर हुए भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग चुका है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा डेटा, पूरा प्रामाणिकता के साथ पतंजलि और निम्स यूनिवर्सिटी को यह साबित करना होगा कि वाकई में क्या वे सही थे या गलत थे। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।